नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो विश्व धरोहर स्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व के लिए जो यूनेस्को है उसके द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है। यही नहीं, इन स्थलों को दुनिया भर को सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों को मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य के रूप में भी माना जाता है। और इसी कारण से यदि किसी भी स्थल, किसी भी साइट्स को अगर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लेती है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होती है इस दृष्टिकोण से भी कि उस पूरे क्षेत्र का जो महत्व है वो विश्व स्तर पे बढ़ जाता है, उसके लिए बढ़ावा मिलता है। और यही नहीं, उस पूरे क्षेत्र के माध्यम से क्या है कि देश का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व है, वो विश्व स्तर पे होता है। और इसी संदर्भ में एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि भारत को मिली है। भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य असम है, वहीं का एक स्थल है जिसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की है। और ये एक बड़ी सूचना है हमारे लिए और गर्व का विषय है। और यही विषय आज हमारे चर्चा का कह सकते हैं विषय है आज के इस एपिसोड में। इसके बारे में हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर वो कौन सा स्थल है जो अभी हाल ही में जिसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर जो संरक्षण सूची है उसमें शामिल किया है। इसके सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि आखिर यूनेस्को है क्या और इसके लिए जो समिति, जो कमेटी बनाई गई है वो क्या है, उसके कार्य क्या है और विश्व धरोहर स्थल आखिर होते क्या हैं। ये सारे पहलू होंगे जिन पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर वो कौन सा साइट्स है, स्थल है जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं, तो पूर्वोत्तर का जो राज्य असम है उसी के मोइदम्स कहे जाने वाले जो एक साइट्स है, इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। इसी को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है और इस कारण से ये चर्चा में है। चलिए देख लेते हैं आखिर न्यूज़ क्या है जिसके कारण से ये जो मोइदम्स है ये चर्चा में है। तो 26 जुलाई की बात है। अगर 26 जुलाई की बात करें तो अपने देश के जो केंद्रीय जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, कहा कि असम में 700 वर्षों से भी जो पुराना जो चराईदेव है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो मोइदम है इसको अब यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। जब ये घोषणा इन्होंने की तो पूरे इस क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन और जो मोइदम है इसके आसपास की जगहों को अब काफ़ी बढ़ावा मिलेगा इस अनाउंसमेंट के बाद, या कहें कि यूनेस्को की सूची में इसके शामिल होने के बाद। यही नहीं, जो हमारी बहुविविध संस्कृति है इसको भी बड़े स्तर पे, विश्व स्तर पे प्रदर्शित करने का भी मौका हमें प्राप्त होगा। तो ये न्यूज़ है, इसी कारण से ये चर्चा में है। अगर इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो देश की जो राजधानी है नई दिल्ली, यहीं पर विश्व धरोहर समिति की जो 46वीं कह सकते हैं मीटिंग हो रही थी। इसी मीटिंग के दौरान ये घोषणा की गई है कि जो अहोम लोगों का जो पवित्र एक तरह से कब्रगाह है, जो टीलानुमा दफन करने का जो स्थल है, जिसको हम कह सकते हैं चराईदेव या कहें तो इसको क्या है कि अब यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसी में शामिल कर लिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये स्थल है। अगर हम बात करें कि आखिर ये है क्या, तो मूल रूप से एक खास जो राजवंश के लोग हैं उनका क्या है कि ये कब्रगाह है और इसी कारण से ये चर्चा में बना हुआ है। क्योंकि असम के जो चराईदेव हैं, यहाँ पर जो अहोम राजवंश है उसके सदस्यों को इनकी प्रिय जो वस्तुएं होती थी, जिनसे इनको बहुत ही लगाव होता था, उन वस्तुओं के साथ आप देख सकते हैं कि ये जो टीला नुमा जो ढांचा है, ये जो ढांचा है इसी में दफनाया जाता था। और ये कह सकते हैं कि इस समय 600 वर्ष पुरानी ये व्यवस्था है। अगर हम बात करें तो ये काफ़ी पुरानी व्यवस्था है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पूरा मोइदम है जिसको नाम दिया जाता है, ये क्या है कि अब यूनेस्को की विश्व विरासत जो सूची है
उसमें शामिल किया गया। यही नहीं, अगर हम बात करें तो इसकी जो तुलना होती है वो पिरामिडों से होती है, और ये पिरामिड जैसा दिखने वाला जो कह सकते हैं टीले के उपयोग के रूप में ये होता है। यहाँ पर जो ताई अहोम राजवंश है उसके द्वारा अगर हम देखें तो लगभग 1228 से लेकर ये 1826, ये एक बड़ा कह सकते हैं कि टाइम पीरियड है। इस पूरे समय काल में कह सकते हैं कि इसके बीच लगभग 6 वर्षों तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर असम में अहोम वंश का मूल रूप से शासन था, और उस दौरान ये काफ़ी पॉपुलर कह सकते हैं प्रणाली या व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत इस राजवंश के जो लोग मरते थे उनको उनकी सबसे लगाव वाली जो वस्तुएं हैं, जो प्रिय वस्तुएं हैं, उनके साथ दफनाया जाता था। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये जो मोइदम है ये है क्या? तो देखिए, मोइदम को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसका जो उच्चारण है वो मोइडम के नाम से भी करते हैं। अगर इसकी संरचना की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो मूल रूप से क्या है कि ये पिरामिड नुमा एक संरचना है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक अनोखे प्रकार का एक दफन टीला के रूप में भी लोग जानते हैं, जिसको हम मोइदम बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि संरचना से क्या है कि आप इसको देख सकते हैं कि इसकी संरचना कुछ हद तक पिरामिड से मिलती जुलती है। यही नहीं, इसका जो मूल रूप से उपयोग होता था वो क्या है कि जो ताई अहोम राजवंश है इसके द्वारा किया जाता था। और सामान्य तौर पे ये जो राजवंश है, पहले हमने बताया कि 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में क्या है कि यहाँ पर इनके जो इस राजवंश के जो लोग मरते थे उनको यहाँ पर उनकी वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था। तो ये हमने देख लिया। अब इसके साथ अगर हम बात करें तो असम का जो चराईदेव जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ये कह सकते हैं कि मोइदम अवस्थित है, जिसको यूनेस्को की श्रेणी में उसकी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर जो राजघराने होते थे उनके जो लोग हैं यहाँ पर कह सकते हैं कि दफनाए जाते थे, और इसकी जो तुलना है वो चीन का जो शाही मकबरे होते थे उनसे भी की गई है। यही नहीं, मिस्र के जो फराओ के जो पिरामिड है उनसे भी इनकी तुलना की जा सकती है, और ये की भी गई है, और इसी कारण से इसकी महत्ता को कह सकते हैं स्वीकार किया गया है। और इसमें भी अगर बात करें तो जो अहोम शासन है ये तब तक चला जब तक यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार नहीं स्थापित किया, यानी 1826 तक क्या है कि जो अहोम राजवंश है उसका शासन यहाँ पर था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र पर जो अंग्रेज हैं वो आ गए, उन्होंने यहाँ पर अपने अधिकार स्थापित कर लिए, और उसके बाद इनका शासन समाप्त हो गया। अगर थोड़ा सा इसके भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो जो असम की राजधानी गुवाहाटी है, इसी से ये लगभग क्या है कि पूरब में ये चराईदेव जो डिस्ट्रिक्ट है ये अवस्थित है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे क्या है कि 1253 की बात करें तो 1253 में यहाँ एक नाम आपको देखने को मिलेगा, चाओ लोंग सिउ का फा। इनके द्वारा ये अहोम वंश की स्थापना की गई थी, और उनकी ये पहली कैपिटल थी, उनकी ये पहली राजधानी थी। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो 18वीं शताब्दी के बाद जो अहोम शासक थे उन्होंने एक तरह से हिंदू जो पद्धति होती है, और ख़ास करके जो सबसे उचित दाह संस्कार की हिंदुओं में पद्धति मानी जाती है वो दाह संस्कार को मानी जाती है। और इस राजवंश के जो शासक थे इन्होंने फिर बाद में क्या है कि दाह संस्कार को एडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और इसके बाद जो इनकी हड्डियां और जो राख बच जाते थे उसको ये क्या करते थे कि चराईदेव स्थित जो मोइदम है, यहाँ पर जो टीला नुमा जो एक कह सकते हैं संरचना है, यहाँ पर इनको दफन कर देते थे। यही नहीं, अगर मोइदम में हम देखें तो अहोम राजघराने के जो पार्थिव अवशेष हैं वो आज भी संरक्षित रखे हुए हैं, और इसी कारण से यहाँ के जो लोग हैं इनका बड़ा ही सम्मान करते हैं, इसको पूजनीय मानते हैं, और विशेष तौर पे इसके लिए समर्पित भी है, और यही इनके महत्व का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो ये हमने चर्चा कर ली। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम बात कर ले, चूँकि ये पूरा मामला कहाँ से जुड़ता है, तो जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, यानी जो यूनेस्को है,
इसी ने क्या है कि इसको अपने धरोहर जो इसकी सूची है उसमें शामिल किया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देख लें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है क्या। तो मूल रूप से अगर इसके नेचर की बात करें, इसके प्रकृति की बात करें, तो यह संयुक्त राष्ट्र यानी जो यूएन है उसकी एक खास विशेष प्रकार की एजेंसी है। दूसरी अगर बात करें कि आखिर इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो फ्रांस में जाएंगे तो वहीं पर फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है वहाँ पर विश्व विरासत जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1945 में लीग ऑफ नेशन की जो बौद्धिक सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति है उसके द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में इसकी स्थापना, इसका गठन किया गया था। अगर हम बात करें कि जो ये स्थापना हुई, ये जो गठन हुआ, ये किस उद्देश्य से किया गया था, तो महत्वपूर्ण रूप से देखें तो इसमें ये कहा गया कि प्रमुख 5 कार्यक्रम क्षेत्र होंगे, सेक्टर्स होंगे, जिसमें शिक्षा है यानी एजुकेशन है, जो प्राकृतिक विज्ञान है जो नेचुरल साइंस है, यही नहीं सामाजिक या जो मानव विज्ञान है, संस्कृति है, संचार और सूचना है। ये जो 5 सेक्टर हैं इनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, इसी बड़े एक लक्ष्य के साथ इस पूरे संगठन का यानी यूनेस्को का कह सकते हैं गठन किया गया था। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो यूनेस्को था इसका गठन क्यों हुआ। अब बात करें कि पहले से जो इसके कार्य थे, जो क्षेत्र थे, उनमें अब कुछ विस्तार भी दिया गया है। अगर उन विस्तारों की बात करें तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो यूनेस्को है ये विश्व साहित्य के जो ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद हैं, जो प्रसार है, उसमें भी कंट्रीब्यूशन देता है। यही नहीं, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के जो विभिन्न विश्व धरोहर हैं, जो साइट्स हैं, और उनकी स्थापना और उनके कंजर्वेशन में ये विशेष तौर पे अब योगदान दे रहा है। यही नहीं, जो वैश्विक डिजिटल विभाजन है, जो बड़े स्तर पे कुछ खास अलग अलग क्षेत्रों में अगर तुलनात्मक रूप से उनका अध्ययन करें तो वो हमें देखने को मिलता है, तो उसको भी कम करने में, उसको पाटने में ये मदद कर रहा है। तो ये हमने देख लिया कि जो यूनेस्को है आखिर वो है क्या, उसकी स्थापना कब हुई और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब बात कर लें कि जो विश्व धरोहर जो समिति है, जो क्या करती है कि ऐसे जो साइट्स हैं उनको डिसाइड करती है कि उनको यूनेस्को में जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल करना है, नहीं करना है, और उससे जुड़े हुए जो विभिन्न कार्य हैं वो ये समिति देखती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी संक्षिप्त रूप से हम देख लेते हैं। तो देखिए, यूनेस्को की महासभा के द्वारा चुने गए 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि इस समिति में शामिल होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। दूसरी अगर बात करें तो इस समिति की जो बैठक होती है वो पूरे साल में, पूरे वर्ष में केवल एक बार होती है। दूसरी अगर बात करें कि आखिर इस समिति की ड्यूटी क्या होती है, इसके दायित्व क्या हैं, कार्य क्या निर्धारित किए गए हैं, तो विश्व धरोहर सम्मेलन को रेगुलेट करने का काम इसका है। विश्व धरोहर निधि के उपयोग का निर्धारण करना कि कितना जो फंड है उसका उपयोग हुआ है, कितना बचा है, कितना एलोकेट किया जाना चाहिए, ये सारे मामले ये कमेटी देखती है। यही नहीं, कोई संपत्ति विश्व धरोहर सूची में शामिल है कि नहीं है, ये भी निर्धारण यही समिति करती है। और शामिल स्थलों के जो संरक्षण है, जो कंजर्वेशन हो रहा है, वो किस स्तर पे है, उनको क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, उससे संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं उन पर भी विचार, उनकी देखभाल यही करती है। और जो विभिन्न एसेट्स हैं, जो स्थल हैं, जो संपत्तियां हैं, उनके प्रबंधन उचित रूप से किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, उनके पर भी विचार यही समिति करती है। और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे साइट्स जो संवेदनशील हैं, जो कह सकते हैं खतरे में हैं, उनके ऊपर कह सकते हैं कि उनके नष्ट होने की संभावना है, तो ऐसे जो विश्व धरोहर हैं उनको विश्व धरोहर सूची संपत्ति को कह सकते हैं कि उसमें शामिल करने का जो कार्य है उस पर भी विचार यही समिति करती है। तो ये हमने समिति के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा चूँकि बात हो रही है कि विश्व धरोहर जो सूची है, तो इसमें ये हमें जानना होगा कि आखिर जो विश्व धरोहर साइट्स होते हैं, जो स्थल होते हैं, वो किसे कहते हैं। तो पहले ही हमने बात कर लिया था कि ये क्या होते हैं। तो विश्व धरोहर जो स्थल हैं या जो क्षेत्र हैं जिन्हें सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या जो वैज्ञानिक महत्व के लिए क्या है कि यूनेस्को के द्वारा प्रशासित
एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है। और ये जो स्थल हैं इनको दुनिया भर की जो सांस्कृतिक और जो प्राकृतिक विरासत है उनको मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो यही क्या होते हैं कि विश्व धरोहर स्थल होते हैं। सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो ऐसे जो स्थल है उनको 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। जो पहला होता है वो सांस्कृतिक विरासत स्थल, यानी कि ये मूल रूप से क्या है कि ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, जो शहर के अलग अलग साइट्स हैं, जो स्थल हैं और जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं, इनके साथ क्या है कि जो विभिन्न स्मारकी जो मूर्तियां हैं, जो चित्रकला है, जो ड्राइंग है, उनको भी इसी सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में शामिल किया जाता है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है प्राकृतिक विरासत स्थल। इसमें क्या है कि प्राकृतिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जिनमें उत्कृष्ट पारिस्थितिकी और विकासात्मक कह सकते हैं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। लुप्तप्राय जो प्रजातियां हैं उनको शामिल किया जाता है। अब तीसरा वर्गीकरण देख लेते हैं। तीसरा वर्गीकरण है मिश्रित विरासत स्थल। नाम से ही ये प्रदर्शित हो रहा है कि इसमें दोनों प्रकार के तत्व शामिल होंगे, यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों जो साइट्स हैं उनका समावेशन इस प्रकार के वर्गीकरण में देखने को मिलता है। अब देखिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण एक तथ्य और बन जाता है कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है इसमें शामिल भारत के जो अलग अलग जो साइट्स हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं। तो देखिए अभी तक क्या था कि भारत में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल थे, लेकिन अभी एक जुड़ने के बाद इनकी जो संख्या है अब वो 43 हो गई है। इन 43 में अगर बात करें तो जो 34 है वो सांस्कृतिक संपत्तियां थी, इसके अलावा प्राकृतिक संपत्तियां और मिश्रित जो स्थल है, जो कि हमने की वर्गीकरण बताया कि 3 प्रकार के साइट्स होते हैं, वो शामिल है। यही नहीं, अगर विश्व धरोहर सूची की संख्या के आधार पर पूरे एशिया क्षेत्र की बात करें और ख़ास तौर पे अगर एशिया प्रशांत क्षेत्र दोनों को जोड़ ले तो इसमें भारत का जो स्थान आता है वो दूसरे स्थान पे है। यही नहीं, अगर हम अभी देख लें कि ये जो पूरा विश्व भारत की जो साइट्स है, विश्व धरोहर जो संभावित सूची है, इसमें अब क्या है कि पहले से अब संख्या 1 बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत में क्या होगा कि एक साइट्स बढ़ने के साथ क्या है कि ये दूसरे स्थान पे है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखेंगे तो इटली पहले स्थान पे है, यहाँ के लगभग 59 साइट्स इसमें शामिल है। उसके बाद चीन का स्थान है, फिर जर्मनी, फ्रांस और इसके बाद स्पेन का स्थान इस सूची में आता है। यही नहीं, अगर हम देखें तो सांस्कृतिक जो श्रेणी है इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ से ये पहला नामांकन मोइदम का हमें देखने को मिला है। यही नहीं, असम में पहले से प्राकृतिक श्रेणी में 2 विश्व धरोहर स्थल शामिल है। ये आपसे पक्का पूछ सकता है, ये ध्यान देना है। जो 2 इसमें प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत जो धरोहर स्थल शामिल है उसमें पहले से क्या है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है और जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये पहले से ही क्या है कि इसमें शामिल हैं। लेकिन किस श्रेणी में शामिल है तो ये क्या है कि प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें अगर हम पूरे ओवरऑल जो भारत के साइट्स हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा शामिल किए गए हैं तो उनका ये लिस्ट दिया गया है, जिसमें जो फोर्ट्स हैं, जो टॉम्ब हैं, जो केव हैं, जो साइट्स हैं। अगर इस श्रेणी में हम देखें तो आगरा फोर्ट शामिल है, इसके अलावा जो अजंता केव है ये भी शामिल है, एलोरा ये भी शामिल है, एलिफेंटा शामिल है, इसके अलावा धौलावीरा शामिल है। और आगे बढ़ेंगे तो भीमबेटका भी शामिल है, रेड फोर्ट जो दिल्ली का है ये भी शामिल है। इसके अलावा क्या है कि राजस्थान में जाएंगे तो यहाँ के भी कुछ स्थल इसमें शामिल है। ऐसे ही अगर आप आएंगे तो फोर्ट्स और टॉम्ब केव साइट्स बहुत सारे हैं जो इस सूची में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, धार्मिक जो स्थल है, अदर जो आर्किटेक्चरल जो मार्वल्स हैं वो भी इस सूची में शामिल है। जैसे अगर हम बात करें तो नालंदा का जो यहाँ पर महावीरा नालंदा जो बिहार है वो इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो ग्रेट जो लिविंग चोला टेम्पल है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कुतुब मीनार है। यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं।
ऐसे इन सूची को आपको ध्यान से देख लेना है कि कहाँ के कौन कौन से जो स्थल है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये टेलीग्राम पे पूरा लिस्ट आपको दे दिया जाएगा और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। जैसे अगर हम नेचुरल साइट्स की बात करें, जो प्राकृतिक स्थल है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है कि जो ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क कंजर्वेशन जो पूरा एरिया है वो प्राकृतिक वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी इसमें शामिल है। सुंदरवन जो नेशनल पार्क है वो भी शामिल है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये भी शामिल है। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट है उसको भी शामिल किया गया है। जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है ये भी शामिल है, नंदा देवी, और ये पूरा जो वैली है घाटी क्षेत्र है, या फिर जो कंचनजंगा वाला जो नेशनल पार्क है उसको भी इस सूची में प्राकृतिक स्थलों के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये हमने देख लिया कि हाल ही में जो अपने देश के असम राज्य से एक स्थल को, मोइदम को क्या है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जो हमारे लिए एक बड़ा ही उल्लास का विषय है। तो इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे या इससे जुड़े हुए जो तथ्य थे उन पर हमने विशेष रूप से खास विस्तार देते हुए चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।